नमस्कार। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और अब चुनाव मंच पर हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनके पिता कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे, जिन्होंने खुद राजनीति का पाठ और राजनीति में मुकाम कांग्रेस पार्टी में रहते हुए हासिल किया, लेकिन इसी साल उन्होंने इसी पार्टी से किनारा कर लिया। अब आप शिंदे गुट के नेता कहलाते हैं, आप मोदी के मुरीद कहलाते हैं। मिलिंद देवड़ा जी हमारे साथ मंच पर मौजूद है। बहुत स्वागत है मिलिंद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलिंद जी, मैं आपके बयान पढ़ रही थी। आपने कहा, मैं गेन में यकीन करता हूं, पेन में यकीन नहीं करता। बट राहुल गांधी आपके इतने अच्छे फ्रेंड रहे, इतने अच्छे दोस्त रहे, पेन नहीं होता? देखिए, आप थोड़ा सा बहुत जनवरी के पहले अतीत की ओर जा रहे हैं। मैं अभी भविष्य की ओर देखना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा या क्यों छोड़ना पड़ा, इसके बारे में मैंने कई बार अपनी बातें सार्वजनिक रूप से रखा है। मैं बहुत ही कम शब्दों में कहूंगा कि 2004 में जब मैं राजनीति में आया, उस समय मैं 27 बरस का था। देश का सबसे यंग एमपी बनने का मुझे एक अवसर मिला। मेरे लिए राजनीति हमेशा एक माध्यम रहा है, भविष्य में भी रहेगा, आज भी है, जिसके द्वारा हम समाज में, हमारे देश, मुंबई शहर, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से एक मीडियम है। और मैं मानता हूं कि आज मुंबई, महाराष्ट्र, भारत को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने काम किया है, ये कोई भी, यदि आप किसी को भी पूछोगे जब मुंबई में आते हैं तो इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर दिखती है, जिस प्रकार से सबसे कॉमन लोगों के समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने काम की है, तो मैं मानता हूं कि अच्छे आइडियाज में मैं हमेशा विश्वास करता हूं। उन नेताओं में मैं विश्वास करता हूं जो कुछ समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिनकी विचारधारा और विचार परिवर्तनशील है। और इसलिए मैंने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया था 9 महीने पहले, लेकिन उस निर्णय से मैं बहुत ही खुश हूं, संतुष्ट हूं। मुझे सकारात्मक काम करने का एक अवसर मिला है पिछले 9 महीनों में, और इसी वजह से मैं राजनीति में 20 साल पहले आया था। मिलिंद जी, आप आगे की बात कर रहे हैं, हम आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ये कहें कि मैं मुरली देवड़ा जी को तो जानता हूं, लेकिन मिलिंद देवड़ा कौन है? जब राहुल गांधी जैसे आपके इतने करीबी मित्र रहे, वो ये कहने लगे कि मिलिंद देवड़ा जैसे नेता अगर पार्टी से चले जाए तो बेहतर है, मैं फिर पूछूंगी, डोंट यू फील बैड? यू नो, आई एम वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवोक by a politician and by a journalist. So, मैंने जब निर्णय लिया था, मेरा मानना है कि मुंबई, महाराष्ट्र, देश सर्वोपरि है, दोस्ती से सर्वोपरि है, पार्टी से सर्वोपरि है। और मैंने जो निर्णय लिया, मैं उस निर्णय से बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं। मैं अंत में कांग्रेस पार्टी के बारे में यही कहूंगा कि अतीत में कांग्रेस पार्टी ने देश को सुधारने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, मैं मानता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे नेता हुआ करते थे, सकारात्मक एजेंडा होती थी। कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से देश के लिए एक सेंट्रिस्ट पार्टी होती थी। वे एक सेंट्रिस्ट एजेंडा देश के सामने हमेशा रखते थे, इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर, राजनीतिक इश्यूज को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से एक एक्सट्रीम पार्टी बन चुकी है। और आज मुंबई में और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सभी को साथ में लेकर महाराष्ट्र को, मुंबई को आगे बढ़ाने का जो काम शिंदे साहब कर रहे हैं, उनके इस वर्किंग स्टाइल को देखकर, उनकी विजन को देखकर, जिस प्रकार से वे लोगों को, उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, उस वर्किंग स्टाइल को देखने के बाद मैंने शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना ज्वाइन किया। और जैसे मैंने कहा, मैं आई हैव नो रिग्रेट्स, आई एम वेरी हैप्पी विथ माय डिसीजन।
आपने कहा कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में एक एक्सट्रीम पार्टी, एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पर चली गई है, लेकिन वही आरोप तो वो शिवसेना शिंदे गुट पर भी लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ क्या ये पार्टी और आप नहीं खड़े हैं? यदि वे ऐसे मानते हैं तो उन्होंने 2019 में शिवसेना के साथ युति क्यों किया? मैं उनको एक काउंटर सवाल पूछ सकता हूं। तो देखिए, कभी कभी आपके जो कांग्रेस पार्टी, अनफॉर्चुनेटली जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की थी, जिस प्रकार से देश के संस्थापकों ने देश को जब स्थापित किया, जब उन्होंने संविधान बनाया, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में 370, देश के संस्थापकों ने कहा कि 370 हमारे देश के संविधान में एक टेम्पररी प्रोविजन है। एक एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों ने संविधान में इंसर्ट किया सीए को लेकर। लेकिन कांग्रेस एक प्रकार से पूरी लेफ्ट एजेंडा की ओर चली गई, और मैं उनको केवल शुभकामनाएं दे सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं सकारात्मक काम करना चाहता हूं। हर टाइम आपने गेन और पेन की बात की, हर टाइम लोगों को क्रिटिसाइज करना, नकारात्मक राजनीति करना, इससे हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, चाहे वे मुंबई में रहते हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, वे एक एस्पिरेशनल जेनरेशन है। वे पॉजिटिव परिवर्तन चाहते हैं, वे शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातचीत कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ओर देख रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि कौन हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में, हमारे देश में रोजगार निर्माण कर सकते हैं। ये सकारात्मक एजेंडा की ओर हमें चलना चाहिए। और ये राजनीति जो है, आज मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी इस देश को इस प्रकार का एक विजन दे रहे हैं, महाराष्ट्र में शिंदे साहब दे रहे हैं, और मैं इसलिए भारी संख्या में नौजवान पीढ़ी ने कई बार मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें 3 बार जो ऐतिहासिक जीत है उनको उन्होंने जिताया। सो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स का एक शेल्फ लाइफ होता है। जैसे हम दवाइयां खरीदते हैं, दवाखाना से उसकी एक्सपायरी डेट होती है, वैसे फेक नैरेटिव का और नेगेटिव पॉलिटिक्स का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन के कुछ लोग हैं, वो इस एक्सपायरी डेट को नहीं पढ़ रहे। वो आपने अभी क्योंकि संविधान की बात कही, तो मैं संविधान पर ही आ जाती हूँ और उस नैरेटिव पर ही आ जाती हूँ। राहुल गांधी लगातार पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की बात कहते रहे और वो नैरेटिव चला। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में क्या है, ये आप बेहतर जानते हैं। अब वो फिर से कह रहे हैं संविधान बचाओ। वो ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण की बात करते हैं, हम आरक्षण के हिमायती हैं, वो दलितों की बात करते हैं। ये नैरेटिव अगर चल पड़ा तो? देखिए, ये जो फेक नैरेटिव था लोकसभा के समय में, हरियाणा, मैं इस बात को मानता हूं कि उन्होंने काफी सफलता से इस फेक नैरेटिव को लोकसभा के दौरान चलाया था। लेकिन हरियाणा के चुनाव में ये फेक नैरेटिव को डिबंक किया गया था, बस्ट किया गया। हरियाणा में भी वो फेक नैरेटिव चलाने की ऑपोजिशन ने कोशिश की, लेकिन मैं महायुति, भाजपा, एनडीए के नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस फेक नैरेटिव को डिबंक किया। लेकिन राजनीति से दूर हटकर आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां उपस्थित नौजवान पीढ़ी से पूछना चाहूंगा कि आज यदि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक साधारण, कॉमन, सामान्य चाय वाला था, इसका साफ मतलब है कि भारत का संविधान मजबूत है। इसका साफ मतलब है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है। यदि आज देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री एक सिंपल ऑटो रिक्शा ड्राइवर हुआ करते थे और आज देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य का मुख्यमंत्री है, इसका साफ मतलब है कि भारत में लोकतंत्र और भारत का संविधान मजबूत है। तो अल्टीमेटली जनता को तय करना होगा। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी, शिंदे साहब नेतृत्व महाराष्ट्र में और केंद्र में दे रहे हैं, पीपल आर इम्प्रेस्ड विद दैट नैरेटिव। इट इज एन एस्पिरेशनल नैरेटिव, क्योंकि जब नौजवान पीढ़ी, जो सबसे जरूरतमंद लोग ऐसे नेतृत्व को देखते हैं, तो उनमें भी वो विश्वास पैदा होती है कि काश एक दिन मैं भी
मुख्यमंत्री बन सकता हूं, एक दिन मैं भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। और इसी प्रकार से उस फेक नैरेटिव को बस्ट किया गया। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में एक जबरदस्त कंफ्यूजन है। आप बताइएगा ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि यही मुंबई में लैंड करने के साथ साथ जब लोगों से बात करने पर यह पता चले कि असली सेना और शिंदे सेना, वो तीर कमान की लड़ाई असली शरद पवार वाली एनसीपी है या अजीत पवार वाली एनसीपी है, ये कंफ्यूजन लोगों के बीच में क्या महायुति के लिए खतरनाक नहीं है? देखिए, ये कंफ्यूजन लोकसभा में भी सेटल हुआ था, खास करके शिवसेना की बात यदि आप कहें। शिवसेना अंडर शिंदे साहब, उनकी स्ट्राइक रेट उभटा के शिवसेना से ज्यादा इंप्रेसिव थी, वोट शेयर ज्यादा इंप्रेसिव थी। जितने सीटों पे हमने चुनाव लड़े, हमारी स्ट्राइक रेट वाज हायर। और विधानसभा चुनाव में भी मैं आपको गारंटी लिखित रूप में मैं आपको देने को तैयार हूं कि शिवसेना अंडर शिंदे जी विल स्कोर मोर सीट्स एज अ स्ट्राइक रेट एज कंपेयर टू शिवसेना अंडर उद्धव ठाकरे जी। यानी उद्धव जी के साथ कोई सिंपैथी और फैक्टर इसमें नहीं देखिए, है। इसमें कोई भावुक मुद्दा नहीं है। ये केवल और केवल विकास, डेवलपमेंट, प्रगति पर आधारित है। आज मुंबई की बात कीजिए आप, मुंबई में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्माण हुई है, सामान्य लोगों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, यदि आप मेट्रो की बात करें, जो लोग गाड़ियों में सफर करते हैं उनके लिए कोस्टल रोड की बात करें, यदि आप अटल सेतु की बात करें, और महाराष्ट्र और मुंबई की पब्लिक ने यह देखा है कि जिस प्रकार से विरोधियों ने जानबूझ के ये इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, प्रोग्रेस के सामने उन्होंने एक अड़चन खड़ा किया। मेट्रो का विरोध किसने किया? माननीय आदित्य ठाकरे जी ने किया, उद्धव ठाकरे जी ने किया। आज मैं आपको कह सकता हूं कि मैं देश का, केंद्रीय सरकार का पोत परिवहन मंत्री हुआ करता था। पोर्ट लेड डेवलपमेंट किसी भी कोस्टल राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे बड़ा बंदर वधवन पोर्ट जो पालघर में आ रहा है, उसका विरोध किसने किया? उद्धव ठाकरे जी ने किया। आज पोर्ट का निर्माण, भूमि पूजन हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जिससे देश के जनता को कम दाम में सस्ता बिजली मिलेगी, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, उसका विरोध किसने किया? उद्धव ठाकरे जी ने किया। तो यदि आप प्रोजेक्ट्स का विरोध करते रहोगे तो आप लोगों को रोजगार कैसे दोगे? और ये अफसोस की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो छवि है, जो इमेज है, महाराष्ट्र देश का इंडस्ट्रियल इंजन है। महाराष्ट्र सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है इस देश में। अनफॉर्चुनेटली 2019 से लेकर 2022 तक, जबकि महाराष्ट्र ऑलवेज एंजॉयड द पोजीशन ऑफ अट्रैक्टिंग नंबर 1 एफडीआई इन द कंट्री, महाराष्ट्र का पोजीशन नंबर 2 पे चला गया। 2022 से और एक बार महाराष्ट्र नंबर 1 पोजीशन पे आ गई इन अट्रैक्टिंग एफडीआई। इनफैक्ट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आई है लास्ट ईयर, उसका 52% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में है। मैं और एक उदाहरण आपको दे सकता हूं। 2022 के पहले हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, आप सोच नहीं पाओगे, आई डोंट नो आपके चैनल ने इस पर डिबेट की थी कि नहीं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में, जो देश की आर्थिक राजधानी है, जब एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को पकड़ा गया है कि वो देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के घर के बाहर जाकर जेलेटिन स्टिक्स प्लांट कर रहा था, बॉम्ब प्लांट कर रहा था, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जब उनको पकड़ा गया, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अच्छे व्यक्ति है, इनको ओसामा बिन लादेन से कंपेयर मत कीजिए। मैं ट्रेडर कम्युनिटी को अच्छी तरह से जानता हूं, कुछ लोग यहां आज आपके ऑडियंस में भी बैठे हुए हैं। ट्रेडर कम्युनिटी से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक उन्होंने कहा कि यदि बड़े उद्योगपति मुंबई में, महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है, तो हम महाराष्ट्र में व्यापार क्यों करेंगे? आज रेड टेप से लेकर हमने रेड कारपेट
उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए पैदा किया। और आपने इसलिए आज विकास की बात की। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा नंबर 1 FDI अट्रैक्टिंग स्टेट है। आपने महाराष्ट्र के विकास की बात की, आपने डेवलपमेंटल पॉलिसीज की बात की, तो फिर नाना पटोले यूं क्यों कहते हैं कि ये तो खोखे वाली सरकार है? वो तो उनको कहना पड़ेगा ना, वो पॉलिटिक्स में है, वो राजनीतिक उनको हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहेंगे, उनको करना पड़ेगा। तो ये स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन नेगेटिव एजेंडा पर राजनीति करेंगे। आज आप मुझे ऑपोजिशन का एक भी सकारात्मक प्लान मुझे बताइएगा, जो वे मुंबई को आगे ले जाने के लिए उनका कोई प्लान है, कोई कार्यक्रम है, महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए उनके पास कोई कार्यक्रम है। एक भी उदाहरण आप मुझे बताइए। नहीं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी ने, आपके सरकार ने, आपके चैनल्स, आप लोग मुंबई में हर साल लगातार 20-30 वर्षों से हर साल मॉनसून के समय पे आप डिबेट करते थे मुंबई के पॉटहोल्स के बारे में। इस बार पहली बार मैंने देखा कि किसी भी चैनल ने पॉटहोल पर डिबेट नहीं की। इसका एक कारण है कि सरकार प्रयत्न करी है। मैं नहीं कर रहा हूं, कहूंगा कि सरकार पूरी तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की। ऑल्दो एक इंसिडेंट था, आप भी जानते मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% हमने इस समस्या को दूर किया है, लेकिन पहली बार जो कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिशियन की जो नेक्सस है, उस कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिशियन की नेक्सस को हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार ने कभी भी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को उन्होंने क्लीन चिट नहीं दिया। उन्होंने किसी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को एक प्रकार से बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं किया कि जाइए आप उद्योगपतियों को हैरेस कीजिए, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट कीजिए। सो गवर्नमेंट चाहती है कि वे इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करें। और एक बार महाराष्ट्र, मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन रह चुकी है, वे और एक बार महाराष्ट्र को रिस्टोर करना चाहती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की आज इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। आज आप मुझे बताइएगा, मैं मुंबई की जनता से पूछना चाहता हूं, पिछले 10 साल में मुंबई में एक भी आतंकवादी हमला हुई है? गढ़चिरौली का उदाहरण लीजिए। गढ़चिरौली को नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट माना जाता था। मुझे याद है हमेशा जब गढ़चिरौली की बात होती थी तो रेड कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाता था कि गढ़चिरौली इनफैक्ट वाज द लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्टियंस ऑफ द रेड ऑफ नक्सल्स। आज नक्सलिज्म, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से गढ़चिरौली को महाराष्ट्र और देश का स्टील कॉरिडोर बनाया गया है। कुछ ही समय पहले देश का सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक प्लांट का भूमि पूजन हुआ। वहां 7,000 नौजवान लोगों को, जो स्थानिक लोग हैं वहां के, उनको रोजगार दी जाएगी। तो सरकार एक सकारात्मक एजेंडा के साथ जनता के सामने आना चाहती है, नेगेटिव पॉलिटिक्स से दूर हटकर। और हम ऑपोजिशन से कह रहे हैं कि राजनीति होती रहती है, मुद्दे को आपको राजनीतिकरण करना ही ऑपोजिशन का काम है, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र की जनता के सामने, मुंबई की जनता के सामने आप पॉजिटिव काम क्या करना चाहते हैं वो जनता को बताइएगा। मिलिंद जी, इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही एक मीटिंग खत्म हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी इतना मंथन चल रहा है, कहां कंफ्यूजन रह गया? मंथन MVA में चल रहा है, यहां नहीं चल रहा है। यहां एक्चुअली सीट शेयरिंग बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी समन्वय है। और मैं आपको कह सकता हूं, मैं कई सालों से, दशकों से महाराष्ट्र में कोलिशन पॉलिटिक्स देख रहा हूं। इनफैक्ट जब कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ में हुआ करते थे, 1999 से लेकर 2014 तक जब उनकी सरकार थी, उस समय 2 पार्टियां थी, उस समय भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती थी। आज इस बार 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। ऑपोजिशन में, वहां भी MVA तो 3 में, पार्टी है। MVA में जो कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहले तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट हमें डिक्लेयर कीजिए, उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया गया है। अब सीट शेयरिंग पे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो मैं उनको आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कुछ पॉजिटिव एजेंडा जनता के सामने लाइए। उद्धव ठाकरे को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट क्यों नहीं करना चाहती है महाविकास आघाड़ी? आपको क्या लगता है? क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये MVA में और कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से जानकारी है। मुझे मालूम है कि 2019 में जब MVA सरकार स्थापित हुई, उस समय कांग्रेस पार्टी की क्या राय थी उस अलायंस के बारे में। वो
वो कभी नहीं चाहते थे कि शिवसेना के साथ युति करें, उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाएं। और उद्धव जी तो बहुत ही सेक्युलर फेस बन और गए हैं उद्धव अब। जी की जो आज पार्टी की जो ताकत है, जिस प्रकार से उनका स्ट्राइक रेट एस्टैब्लिश किया गया है लोकसभा के चुनाव में, हमारे पार्टी से कम उनका स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा चुनाव में। इसलिए कांग्रेस बार्गेन कर रही है, कांग्रेस उनकी जो डिमांड्स है उन डिमांड्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसलिए यूबीटी कांग्रेस पवार साहब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। हमने तो यहां तक भी बीच में खबर सुनी, अब ये कितनी सच थी या कितनी हवा थी आप बताइएगा, कि उद्धव ठाकरे जी की फडणवीस जी से मुलाकात हो गई। देखिए, ये सब अफवाहें, ये मीडिया का काम है अफवाह को चलाना, अफवाह पर अच्छा, ये अफवाह उड़ाई कहां से राजनीतिकरण गई, ये करना, तो बता लेकिन दीजिए कौन से खेमे से उड़ी है ये मैं अफवाह? एक ही बात कह सकता हूं, महायुति सरकार एक एजेंडा ड्रिवन सरकार है। केवल राजनीति के लिए नहीं, एक पॉजिटिव काम करने के लिए सरकार साथ में है। सभी पार्टियां साथ में आकर वे कुछ काम करना चाहते हैं, पॉजिटिव मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हर चीज का विरोध नहीं करना चाहते हैं, वे प्रोग्रेस में विश्वास करते हैं। आज जो विकास महाराष्ट्र में सबसे जरूरतमंद लोगों को जो फायदा मिल रहा है, उसका एक ही कारण है कि सरकार लेड बाय शिंदे साहब, लेड बाय देवेंद्र जी, लेड बाय अजीत जी पॉजिटिव काम करना चाहते हैं और ऑपोजिशन के पास केवल एक नेगेटिव एजेंडा है। आपके पॉजिटिव एजेंडे पर जनता कितना विश्वास करती है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया मिलिंद जी हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। थैंक यू।